हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक। फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। यानी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो, चल रहा हो, यानी गतिमान हो, तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। और अभी हम देखेंगे कि वो फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो जो फोर्स है जो उस चार्ज के द्वारा महसूस किया जाएगा, वो डिपेंड करता है उस चार्ज के अमाउंट पर। यानी वो चार्ज की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतने ज़्यादा फोर्स को महसूस करेगा। ठीक है। दूसरा होता है उस चार्ज के वेलोसिटी पर, यानी उस चार्ज की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ज़्यादा फोर्स को महसूस करेगा। और तीसरा होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर, यानी जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो चार्ज मूव कर रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस चार्ज पार्टिकल पर जो लगने वाला फोर्स है वो। और चौथा क्या है वो देखिए। चौथा जो है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और चार्ज की गति की दिशा इधर है ना। तो दोनों के बीच एंगल मान लो थीटा है। तो उस चार्ज पार्टिकल पर जो लगने वाला बल है, फोर्स है, वो v और b के बीच बने एंगल के साइन, यानी साइन थीटा। अगर दोनों के बीच एंगल थीटा बना है तो उस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला जो बल है, जो फोर्स है, वो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साइन ऑफ एंगल बिटवीन वी एंड बी, ऐसा हमको कहना चाहिए। साइन ऑफ एंगल बिटवीन वी एंड बी, यानी वी और बी के बीच बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती। इसको हम लोग ज्या भी कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में साइन कहते हैं। तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ थीटा वी और बी के बीच का एंगल है। अब हम सबको कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या होगा बताइए। ये होगा F is directly proportional to QVB sin थीटा। ठीक है। अब F is directly proportional to QVB sin थीटा हो गया, तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं। और ऐसे सिस्टम में K को कितना लिया जाता है, 1। ठीक है। यानी कि बाकी सभी चीज़ों को इस तरीके से रखा जाता है कि कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 1 है ऐसे सिस्टम में। तो ऐसे सिस्टम में K की वैल्यू 1 हो जाने के बाद ये F कितना हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। ये जो फोर्स है वो कहलाता है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। अब सुनो, अब जब F की वैल्यू आ गई क्यू वी बी साइन थीटा, तो हम ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से केसेस बन सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे केस फर्स्ट कि अगर मान लीजिए क्यू जीरो है, क्यू जीरो रखोगे तो जीरो गुणित सब कुछ करोगे तो जीरो हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है और उस पर पार्टिकल रखा है, लेकिन उस पार्टिकल पे अगर कोई चार्ज नहीं है तो वो कोई फोर्स को महसूस नहीं करेगा। यानी चार्ज पार्टिकल ही मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने पर फोर्स को महसूस करेगा। कोई अनचार्ज पार्टिकल यानी न्यूट्रल पार्टिकल कोई फोर्स को महसूस नहीं करेगा। ठीक है। केस नंबर 2, अगर v जीरो हो जाए, ठीक है, तब आप देखेंगे v को जीरो करो तो जीरो गुणित आप कुछ भी करोगे तो जीरो ही हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है ना, और उसमें चार्ज पार्टिकल रखा भी है, फिर भी वो कोई फोर्स को महसूस नहीं करेगा अगर उसकी वेलोसिटी जीरो है। यानी कि रेस्ट पे अगर कोई चार्ज रखा हुआ है किसी मैग्नेटिक फील्ड पे, रुका हुआ है, स्थिर अवस्था में है, रेस्ट पोजीशन पे, तो वो कोई भी प्रकार के फोर्स को नहीं महसूस करेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा या उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। जब वो मूविंग कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, केवल तब उस पर फोर्स लगेगा, रेस्ट पे नहीं लगेगा। ठीक है। तीसरी बात,
अगर मान लीजिए बी जीरो रहा तब एफ भी जीरो हो जाएगा, यानी कि चार्ज मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कैसे लगाएगा। और चौथा जो है, अगर थीटा जीरो हो जाए तब भी एफ जीरो हो जाएगा, यानी कि थीटा जीरो रखेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। यहाँ थीटा जीरो रख के देखो तो साइन जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो मतलब जीरो तो पूरा जीरो हो जाएगा। अब थीटा जीरो बोलने का मतलब क्या है, थीटा जीरो बोलने का मतलब ये है कि जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसी दिशा में वो चार्ज पार्टिकल मूव करे, दोनों की दिशाएं अगर समांतर होंगी, ठीक है, और दोनों की दिशाएं अगर समांतर हैं, समांतर यानी पैरेलल, अगर दोनों चीज़ें यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो दोनों की डायरेक्शन पैरेलल होंगी, पैरेलल अर्थात समांतर होंगी, और इस केस में दोनों के बीच एंगल जीरो बनेगा, और एंगल जीरो बनने से फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि साइन थीटा, थीटा की जगह में जीरो रखेंगे तो साइन जीरो जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो पैरेलल मूव कर रहा हो तब भी वो किसी फोर्स को महसूस नहीं करेगा। अगर उसके डायरेक्शन में देखो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो थीटा जीरो हो गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है तब ये अब भी पैरेलल है, मगर कैसे वाले हैं ये, पैरेलल किंतु अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए थीटा 180 लेंगे अब, है ना। ये देखो बी इधर है, वी इधर है, तो एंगल कितना हो गया 180, है ना। तो इसको आप बोलेंगे पैरेलल तो है मगर अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो पैरेलल समांतर किंतु विपरीत दिशा में, पैरेलल बट अपोजिट डायरेक्शन में थीटा 180 बन गया, मगर अब भी क्योंकि थीटा 180 में भी थीटा साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, तो अब भी फोर्स की वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है। तो ये सारे केसेस थे जिनमें वो पार्टिकल फोर्स महसूस कर सकता है या नहीं कर सकता है, उन सभी के यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्यू जीरो होने पर एफ जीरो, वी जीरो होने पर एफ जीरो, तो कौन कौन से केस में फोर्स जीरो हो सकता था वो हमने देखा। और अब हम देखेंगे उस फोर्स की डायरेक्शन। तो चलिए देखते हैं फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो हमेशा याद रखेंगे फोर्स की जो डायरेक्शन है वो v और b को मिलाने वाले प्लेन, जैसे मान लो ये प्लेन है जो v और b जिसमें है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी f की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन v और b के परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर में तो दो ऑप्शन हो सकते हैं सर, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ कि परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नियम को देखेंगे और उस नियम के हिसाब से हम इस फोर्स की डायरेक्शन सही सही और प्रॉपर तरीके से जान पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि इस फोर्स का जो फॉर्मूला आया है उसको लिखने का एक और तरीका क्या है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्यों तो बेचारा स्केलर क्वांटिटी है, क्यों अलग हो गया, और ये जो वी वी साइन थीटा है ना उसको हम लिख सकते हैं वी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अब ये वेक्टर फॉर्म हो गया इस फोर्स का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बिकॉज ये फॉर्मूला है दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का, ये स्केलर फॉर्म में लिखा है, इसलिए यहाँ पे आपको वो यूनिट वेक्टर जो कि एफ की दिशा को व्यक्त करता है वो भले आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला स्केलर फॉर्म में दिख रहा है, और ये हुआ उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब देखते हैं हम इस एफ का डायरेक्शन, देखते हैं एफ का डायरेक्शन, इसको मैं मिटाता हूँ अब। सब देखेंगे ध्यान से कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। वाई एक्सिस में मैंने बी को लिखा, यानी मैग्नेटिक फील्ड मान लो वाई एक्सिस में है, और ये एक्स वाई प्लेन में ही कहीं पे मैंने वी की दिशा को बताया, दोनों के बीच एंगल थीटा बताया। ये दोनों इस मान लो ये जो बोर्ड है, ये जो वाइट बोर्ड है वो एक प्लेन है और दोनों उस प्लेन में, आप ये मान के चलो, ठीक है, दोनों उस प्लेन में है। तब ये जो दिशा है जिसको मैं इस तरीके से दिखाया हूँ, आप ये एक्चुअली ऐसे तो दिखा नहीं सकते, तो उसको यहीं पे लिखना पड़ेगा, तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, है वो ये चीज़
तो इस दिशा में वो फोर्स लगेगा, यानी फोर्स की दिशा होगी जेड अक्ष की तरफ। तो आप समझ गए होंगे कि जो फोर्स की दिशा है वो वी और बी को मिलाने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये एफ की दिशा होगी। और इसमें कुछ नियम भी दिए गए हैं जिस पे आप फोर्स के डायरेक्शन को सही सही जान पाए, जिसमें से पहला नियम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो चलिए अब हम वो देखते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है। तो सबसे है पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। पहला ये नियम ये कहता है कि आप लेफ्ट हैंड की उंगलियों को इस तरीके से फैलाइए कि ये सबसे बीच वाली उंगली यानी मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और ये थंब, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, मध्यमा, ये इसको मध्यमा उंगली बोलते हैं, ये तर्जनी और ये अंगूठा, तीनों एक दूसरे के जब परपेंडिकुलर हो जाएं, अब अगर मान लो ये वाली जो उंगली है मिडिल फिंगर जो है वो अगर उस चार्ज के वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करे, यानी वी की डायरेक्शन को शो करे, यानी कि चार्ज के मूव करने की डायरेक्शन को शो करे, और अगर ये डायरेक्शन अगर उस चार्ज पर लगने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करे, ठीक है, यानी बी की डायरेक्शन, तब उस चार्ज पर उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा, जिसको मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहते हैं, उसकी डायरेक्शन होगी इस अंगूठे की दिशा में। यानी ये v की दिशा, और अगर ये b की दिशा हो तब ये f की दिशा होगी, डायरेक्शन ऑफ v, डायरेक्शन ऑफ b, तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ f। ठीक है, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो गया। इसी चीज को हम एक और नियम की मदद से समझ सकते हैं। बात अगला वाला नियम भी वही करेगा, बस थोड़े अलग तरीके से करेगा, और वो है राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। ठीक है, दाहिने हाथ की हथेली नियम नंबर 2, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये दाहिने हाथ की हथेली नियम नंबर 2। उसमें क्या है, दाहिने हाथ को आप इस तरीके से फैलाइए कि अंगूठा इन उंगलियों के परपेंडिकुलर रहे। अब यदि ये अंगूठे को आप वी की डायरेक्शन में रखते हैं, यानी कि चार्ज के मूव करने की डायरेक्शन में आप अंगूठे को रखिए, ये उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी बी की डायरेक्शन में हो, ये वी की डायरेक्शन, ये बी की डायरेक्शन अगर है तो ये हथेली के परपेंडिकुलर ऐसे ऊपर की ओर ये होगी एफ की डायरेक्शन। ठीक है, ये वी और ये बी, तो ये होगा एफ का डायरेक्शन, यानी उस चार्ज पार्टिकल पर जो मूव कर रहा है उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। इस तरीके से आप इसके मदद से भी फोर्स के डायरेक्शन को पहचान सकते हैं और इसकी मदद से भी पहचान सकते हैं। ये बहुत सरल चीज़ें हैं, आपको घबराना नहीं है, बहुत सरल है ये। और अगर आप कहेंगे कि सर V और B के बीच मान लो एंगल थीटा बना है, ठीक है, V और B के बीच का एंगल कितना बना है, थीटा बना है। अब F की डायरेक्शन जाननी हो तो हम कैसे जानेंगे। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आप एक स्क्रू को घुमाइए, स्क्रू आपको ऐसे घुमाना है कि वो V से B की दिशा में घूमने लगे। अब V से B की दिशा में घूमना है मतलब हमको ऐसे घूम रहे हैं, और ऐसे घूम रहे हैं मतलब ये घड़ी की उल्टा दिशा हो गया, क्योंकि घड़ी तो ऐसे चलते हैं, ये घड़ी का अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज आप अब कल्पना करो मैं किसी स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, तो वो स्क्रू बाहर आएगा कि और अंदर जाएगा। स्क्रू घुमा रहा हूँ, या आप समझ जाओ कि मैं स्क्रू को ढीला कर रहा हूँ। जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं इसका मतलब हम स्क्रू को ढीला कर रहे हैं, और जब स्क्रू को ढीला करते हैं तो वो अंदर नहीं जाता, अंदर तब जाता है जब वो टाइट हो रहा होता है। स्क्रू को ढीला करें मतलब स्क्रू बाहर आ रहा है। मतलब यहाँ एक कोई स्क्रू रखा हो और मैं वी से बी की डायरेक्शन में स्क्रू को घुमा रहा हूँ ऐसे, तो वो क्या होगा, बाहर आएगा। तो जिस दिशा में स्क्रू आ रहा है ना वही फोर्स की दिशा होगी। ठीक है, तो ये आप सब अच्छे से समझ लें, बहुत सरल चीज़ है ये। अगर मान लीजिए हमारा जो V इधर होता और P इधर होता है ऐसे, अब आप बताइए, अब स्क्रू को घुमाइए आप V से B की दिशा में, V इधर है, B इधर है ना। अब क्या होगा सर, अब आपको स्क्रू को V से B की दिशा में घुमाना है ऐसे, यानी क्लॉकवाइज। अब ऐसे स्क्रू घुमाते हैं तो क्या होता है, आप खुद सोचिए, ऐसे स्क्रू घुमाते हैं तो वो टाइट होता है, और टाइट होता है तो स्क्रू अंदर जाता है, यानी अब F की डायरेक्शन परपेंडिकुलर अंदर की तरफ होगी। तो इस तरीके से भी आप फोर्स की डायरेक्शन को जान सकते हैं।
तो मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पे भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।